Hello, my dear students. Myself अवधेश मिश्रा. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवधेश कुमार मिश्रा, फाउंडर मैनेजर ऑफ इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, that is also known as IBRI Lucknow. Our contact number is 9453162978. तो जैसा कि हम जानते हैं, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। हम सबसे एक क्वेश्चन ये अराइज किया जाता है, आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, एक क्वेश्चन इनसे हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाई यू हैव ऑप्टेड बायोटेक्नोलॉजी एज ए कैरियर। यानी कि आपने अपना कैरियर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्यों चुना। इवन की एग्जामिनर भी हमसे वाइवा में हमसे क्वेश्चन ये जरूर पूछता है कि आपने बायोटेक्नोलॉजी क्यों ऑप्ट करी है, क्यों लिया बायोटेक्नोलॉजी को। अब इस चीज का डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का एक बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी से पहले इसका मतलब भी पहले भी कुछ था कि हाँ बायो अलग थी और इंजीनियरिंग अलग थी, टेक्नोलॉजी अलग थी। जब हम ट्रेडिशनल बायो में पढ़ते थे तो मतलब देयर वाज we will study structural and functional biology. Structural and functional biology means our cell is made up of cells, body is made up of cells, living organization is made up of different types of cells, tissues, organelles, organ system, etc. इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन है। लेकिन जब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं किया तब तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। वी वेयर in terms of, we can say, in the financial crisis, in terms of economic conditions, we were not so rich. In terms of commercial aspects की जब हम बात करते हैं, तो commercial aspects की जब हम बात करते हैं तो हमसे ज्यादा रिच कौन होता था? जो कर्ड बेचता था। सिंपल सा कुछ नहीं, थोड़ा सा इनाकुलम मिलाया, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे, थोड़ा सा इनाकुलम मिलाया जिसको हम गांव की लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में जामन कहते हैं। उस जामन में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस का कल्चर होता है, उस लैक्टोबैसिलस के कल्चर को उसने मिलाया मिल्क में। हाँ, अच्छा दही जमाने के लिए एक अच्छी कंडीशन की प्रिपेयर करी जाती है, यानी कि अगर लैक्टोबैसिलस का ऑप्टिमम ग्रोइंग टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिल्क का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका दही अच्छे से जमेगा। अब इस टेक्नोलॉजी को जो समझ गया, जिसने इंप्लीमेंट कर लिया, वो अपने सर पे रख करके मॉर्निंग आवर्स में अपना निकल गया और मटका बेचा, दही बेचा और कुछ न कुछ अर्न करके वो घर ले आया। बट हम पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसी के लिए कोई भी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम नहीं। पौधे रेस्पिरेशन करते होंगे, डजंट मैटर। बट धीरे धीरे जब हम प्रोसीड कर गए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इस बायोलॉजी को हमने मिक्स किया इंजीनियरिंग के साथ, मींस टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा कि अभी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल हमने आपको लिया, दैट वाज द बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअली ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो पहले से होती आई है, जो हम बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते थे, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है। हमने क्या जानते थे, दही है, मिल्क है, मिल्क को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा किया। आप वहां पे भी सेंसर लगाते थे और उस समय पे थर्मामीटर क्या होता था, थर्मामीटर हम खुद हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 फिक्स था। और जब हम ये सेंसर उसमें दही दूध मिल्क में डालते थे
अब ये क्या सेंस करेगा, 37 से बाहर का टेम्परेचर रेंज बता देगा कि भैया बहुत ज्यादा है, 37 के कम का रेंज बता देगा कि भैया बहुत कम है। तो हमको बाहर के टेम्परेचर में हमको गर्मी लगने लगेगी, कम के टेम्परेचर में हमको ठंडक लगने लगेगी। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद बाय आवर ओन बॉडी कि आउटर एटमॉस्फेयर इज वेदर हॉट और कोल्ड। अब बात करें हम यहां पर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर हम बात करें। यहां पे ईस्ट का प्रोडक्शन आपने देखा होगा, अल्कोहल का प्रोडक्शन, वो भी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आती है। कैसे? उन्होंने भी कोई भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड लिया या शुगर कंटेनिंग मटेरियल लिया, सबस्ट्रेट लिया, उस वो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। सबसे बेहतर हमारा हम आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं जिसको हम कहते हैं अंगूर। अंगूर से मिल्क वाइन बनाई जाती रही है। उसके बाद हमारा बाजरा आया, उसमें भी शुगर कंटेंट अच्छा, जिस किसी में भी उसके बाद शुगर केन आया। इन सभी में चूंकि शुगर प्रेजेंट है और हम सभी जानते हैं कि शुगर को एज ए सबस्ट्रेट यूज करके ईस्ट दो एंजाइम का प्रोडक्शन करके जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और इनवर्टीज एंजाइम, इन दोनों एंजाइम्स के प्रोडक्शन के साथ में ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब आप सभी जानते हैं कि जिसने अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट को बना लिया वो क्या कभी गरीब रह सकता है? नहीं। समझ में आया? तो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज एक्चुअली द मिक्सिंग ऑफ biology with the technology, with the engineering. So we will proceed towards the product, and when we sell our products in the market, then we become financially rich in terms of financial aspects. Done? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे और इस बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और यहीं के साथ हम उस चीज का आंसर भी निकालेंगे कि क्यों हमने बायोटेक्नोलॉजी ली है, क्यों हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या होता है, अक्सर जब एग्जाम में पूछता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक आंसर होता है सिंपल सा, कहां से? उन्होंने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी फील्ड है, पापा ने कहा कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, उनके चाचा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ करके वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, इसलिए हमने बायोटेक्नोलॉजी। Why you have opted बायोटेक्नोलॉजी? क्योंकि जब तक आप अपने वर्क से लव नहीं करोगे, आप अपने वर्क से प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने वर्क में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक दूसरे के कहने पर आप कभी बायोटेक्नोलॉजी कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑप्टेड बायोटेक्नोलॉजी, you have taken admission in biotechnology and you are going to become a biotechnologist after the completion of your 4-year BTech degree. चलिए आज बात करते हैं हम यहाँ पे उस डेफिनेशन को याद रखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। The use of living things in technology, ये तो डेफिनेशन हो गई, मींस यूज ऑफ लिविंग थिंग्स इन टेक्नोलॉजी। दिस इज द डेफिनेशन। फॉर व्हिच पर्पस? नाउ द पर्पस इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों कर रहे? फॉर whom? फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन welfare. Means if you are doing anything for social welfare, for human welfare, then you are doing a very good work of the world. Done? So I think now you can define your stream in front of anyone who asking why you have opted biotechnology. If anybody, then एग्जाम्पल्स की बात करें, क्यों, कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आप, कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं? वी विल प्रोड्यूस
recombinant insulin. We will produce recombinant insulin. We are just producing growth factors. We are just producing recombinant vaccines. Antibiotics. और हमारे कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐसे नहीं है जिनकी कास्ट कम हो। कोई भी प्रोडक्ट, इंसुलिन आप देख लीजिए मार्केट में अच्छी खासी कास्ट में अवेलेबल है। ग्रोथ फैक्टर्स इजिली अवेलेबल ही नहीं है, हार्मोन्स वगैरह। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स नहीं। अभी आप जानते ही है कि अभी कोविड वैक्सीन जो कोई भी बना लेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड होगी और वो कितना अमीर हो जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। समझ में आया? डन। चलिए इसी के साथ चलिए इन सभी चीजों के साथ बहुत बड़ी मशीनरी लगती है। अब आपके लायक काम हम बता दें, आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो भाई? यू कैन प्रोड्यूस बायोफर्टिलाइजर्स, यू कैन प्रोड्यूस बायोफर्टिलाइजर। और आप क्या कर सकते हो इसमें से? यहां पर आप मशरूम फार्मिंग एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जो आप कर सकते हैं। आप इसमें से क्या कर सकते हो भाई? You can become a doctor of agriculture, means plant health clinics आप डाल सकते हो, प्लांट हेल्थ क्लिनिक्स आप डाल सकते हैं, प्लांट हेल्थ क्लिनिक आप बना सकते हैं, या इनको हम ये भी कहते हैं एग्री क्लिनिक। जैसे आपका एक पेशेंट होता है, वो एक डॉक्टर के ऊपर बिलीव करता है, ठीक उसी तरीके से जो फार्मर्स है, उस फार्मर भी अगर आप उसको कुछ सजेस्ट करते हो तो वो आप पे बिलीव करेगा एंड ही विल फॉलो यू। सो यू कैन बिकम ए डॉक्टर फॉर द फार्मर्स, और यू कैन बिकम ए डॉक्टर ऑफ द सॉइल or doctor of the agriculture, we can say. You can become a agricultural doctors. Done. So this is a very good thing in terms of biotechnology. I think we can answer each and every question about the biotechnology. First of all, this is the first question everyone asking to us: why we opted biotechnology? This is the complete answer about the biotechnology. Now, next one is अब यहां पर हम बात करते हैं बेटो कि कब हम एक कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप तब हो जाएंगे जब यहां पर एक चीज की जरूरत होती है किसी भी फील्ड में, और वो होती है हुनर। सबसे बड़ी ये क्या होती है? हुनर। अगर आपके अंदर हुनर है या आपके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप उस स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हो। अब ये बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके से होती है। एक बायोटेक्नोलॉजी वो है कि जिसमें आपने एडमिशन लिया, आपको इन प्रकार आपको 4 साल में डिग्री आपको मिल जाएगी, आपने किया उसको किसी भी तरीके से कि हाँ हमको बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन ले लिया है, हम करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है हमने। उसके बाद कुछ समय के बाद हम बायोटेक्नोलॉजी भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करना है कि आज एमटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते। बट क्या वो रियल सेंस में बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो पाए? नहीं।
बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो अंदर से होता है। जैसे तो कहते हैं कि हाँ कोई साइंटिस्ट नहीं होता, साइंटिस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक थिंकिंग इज ideally a scientist. The person who had scientific thinking is a scientist basically. आइंस्टीन के पास कोई भी साइंटिस्ट की डिग्री नहीं थी, जेम्स वाट के पास कोई भी साइंटिस्ट की डिग्री नहीं थी, बट they were scientists by their mind, because they think always each and everything in scientific manner, so they design ultimately a product just on the basis of that specialization. So biotechnology is the specialization, biotechnology is the hunar, biotechnology gives you a specialization by which you can design a product for human welfare, for the social welfare. That's it. अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा कि अगर यहाँ पर आपसे कोई कहे, अब इसमें आप क्या करोगे एमएससी करने के बाद, बीटेक करने के बाद, कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करें, कहाँ पे क्या होगा हमारा, अब आपका क्या हो सकता है उस केस में। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़िए। पढ़ना इज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट चूंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर जरूरी होगा आपका हैंड्स ऑन होना सभी चीजों में। अब हैंड्स ऑन होने में भी क्या सोच पे डिपेंडेंसी होगी, ध्यान दीजिएगा अभी क्या मैं बताने वाला हूं और किस लेवल तक आपको सोचना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको सोचना क्या है, करना क्या है। मान लिया एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एमएससी कर लिया या बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद आपने एमटेक कर लिया। एक फील्ड हो गई आपकी एकेडमिक फील्ड, दैट इज द बेस्ट फील्ड। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, और इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, फिर आपके पास क्या, there are so many persons who have money and want to invest his money on the specializations. उनका पर्पस क्या है, they want to generate money, so they are just investing, but they require a person who can transform this money into the huge amount of money they require, and they are ready to pay a percent of that income on you. Then आप कब उनसे बात कर सकते हैं कि सर just invest some amount, I will give you some products and that product will give you money. I can transform this amount into the huge amount by using our specializations. Means हमारा क्या बिकेगा, हमारा स्पेशलाइजेशन बिकेगा। अब हमने स्टरलाइजेशन पढ़ा है, but we don't know how to implement स्टरलाइजेशन। हमने स्टरलाइजेशन किया हुआ है, मान लिया चलो किया भी है, but we don't know about the criteria up to which sterilization is done, why sterilization is done. If we have done sterilization, then how we can check even microbes are not visible in the environment? तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ environment में microbes हैं या नहीं, या कौन सा क्राइटेरिया है, कैसे। हमसे कहा गया आप फ्यूमिगेट कर दीजिए, मैंने एक रूम को फ्यूमिगेट कर दिया, बट हमें पता ही नहीं कि हाँ कैसे क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या खत्म हो गया या फिर से आ गया या खत्म नहीं। तो बड़ी चीज तो ये है। तो इस तरीके से हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में या किसी भी टेक्निक को हमें हैंड्स ऑन तरीके से, उसकी लिमिटेशंस, उसके ड्रॉबैक्स, उसके यूजफुल इंपॉर्टेंस
उसकी प्रिंसिपल्स, इन सारी चीजों को का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, तब हम अपने आप को एक अच्छा सा बायोटेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं। मान लिया आपसे कहा कि हाँ भैया ठीक है, हम बायोफर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करेंगे। हमने कहा हाँ करेंगे हम बायोफर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, आप पैसा दे दीजिए और हमको स्पेस दे दीजिए। अगले ने हमको एक गंदा सा गोदाम उठा करके दे दिया, ग्लासेरी बहुत दिन से यूज नहीं हो रहा था और आप इस गोदाम में अपना सेटअप बना लीजिए। अब क्या है, हम पहुंचे, हमने अपने सर को फोन करना शुरू किया, सर वो हमको मिल गया है, हम कैसे करें उसको, हमारी समझ में नहीं आता। Then why you have done biotechnology? During 4 years, what you were doing? क्या कर रहे थे आप? This is the 4 years in which you should become a complete biotechnologist. Means a biotechnologist can produce a plant from lab to land, and if you are able to do so, then you will definitely become a biotechnologist and you will never remain poor. You will never struggle in struggling phase. You can overcome your struggles by giving them products. Then चलिए अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा। एक पर्टिकुलर स्पेस हमको दिया गया, उस पर्टिकुलर स्पेस को हम इनिशियली कैसे रन करेंगे। मान लिया यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा स्टरलाइजेशन। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? तो किसी भी एनवायरमेंट में स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन में इट इज द जस्ट रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेट्स क्या होता है? कंटामिनेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके वर्क को डिस्टर्ब करे इज नोन एज कंटामिनेट्स। तो यहां पर क्या है, आपने एक बैक्टीरिया का कल्चर लगाया, उस बैक्टीरिया के कल्चर में और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस कल्चर को डिस्टर्ब करेगा। एग्जांपल एक छोटा सा ले, जो हम कर्ड खाते हैं नॉर्मल गर्मी के सीजन में, ठंडक के सीजन में हमको खाने में अच्छा लगता है, हम खाते हैं, वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। बट वही कर्ड अगर हम ठंडक में लेते हैं तो क्या होता है, हमको फूड पॉइजनिंग भी होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब यही चीज हम बारिश में लेते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हम उसको ग्रो कराते हैं, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें एक साथ ग्रो कर जाते हैं along with the lactobacillus and some harmful bacteria can cause क्या food poisoning and other types of diseases in our body. So we need a sterilized system जिसमें कि हमें ये पता हो कि हम इसमें ये मिल्क है, प्योर मिल्क है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज द बेस्ट पास्चराइज्ड मिल्क। और उस पास्चराइज्ड मिल्क में हमने इसमें जो इनोकुलम डाला है वो ओनली एंड ओनली लैक्टोबैसिलस है, और उसके बाद हमने एक स्टरलाइज्ड कंडीशन में उस मिल्क उसको कर्ड बनाया, एंड नाउ कर्ड इज प्योर स्टरलाइज्ड कर्ड, जिसको कि हम किसी भी सीजन में किसी भी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आया? तो स्टरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज द either complete removal, या तो रिमूव कर दें, और कीपिंग माइक्रोब्स इन इस कंडीशन में डॉर्मेंट स्टेज, इसमें डॉर्मेंट स्टेज का मतलब होता है बेटा, इसको हमें यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन। बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन। यानी कि या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फुल्ली रिमूव कर दें, या इनको एक डॉर्मेंट स्टेज में डाल दें,
ताकि आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डोरमेंट स्टेज में है यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसी बीच में हमने अपना काम किया, कल्चर क्लोज किया और फिर बाहर निकाला। समझ में आया? डन। दिस इज स्टरलाइजेशन। यहां पर एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसमें से हम कैसे करते हैं स्टरलाइजेशन, ध्यान देना। स्टरलाइजेशन इज डन बाय 3 बेसिक मेथड। फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में क्या, यहां पर फिजिकल मेथड्स अप्लाई होते हैं लाइक प्रेशर, यहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, यहां पर यानी कि कह सकते हैं फिजिकल पैरामीटर्स अप्लाई होते हैं। प्रेशर यूज हुआ, टेम्परेचर यूज हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके के पैरामीटर्स जब हम अप्लाई करते हैं दिस इज कॉल्ड फिजिकल। या कह सकते हैं मैकेनिकल कोई भी मेथड यूज कर लें, मैकेनिकल फोर्सेस, दिस इज फिजिकल। अब प्रेशर का एग्जांपल अगर ले ले, प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, ऑटोक्लेविंग करते हैं। टेम्परेचर का अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास फ्लेम है या इंसिनरेशन जिसको बोलते हैं, इंसिनरेशन के साथ साथ हॉट एयर ओवन भी हमारा इसमें यूटिलाइज होता है टेम्परेचर। डन। तो यहां पर फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के बाद नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल मेथड। अब ये आप क्लासिफाई कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या है, वी यूज एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच कैन किल द बैक्टीरिया। एंटीफंगल देयर आर एग्जांपल हो जाएगा इसका बेविस्टीन ले सकते हो आप, बेविस्टीन है ले सकते हैं हम इसमें। यहां पर हम एंटीफंगल के बजाय एंटीफंगल को ले लिया हमने, इसके बाद हमने डिसइंफेक्टेंट ले लिया। डिसइंफेक्टेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, फिनॉल है, HgCl2 है, मर्क्यूरी क्लोराइड है। यहां पे हम 70% एथेनॉल यूज कर सकते हैं। ये सभी केमिकल मेथड्स हैं। या इसी में हम फ्यूमिगेशन यूज कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन, फ्यूम्स का निकलना इज द फिजिकल मेथड, बट हाउ फ्यूम्स इज जनरेटेड, फ्यूम्स आर जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल फेनोमेना। देन अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, यहां पे नेक्स्ट आता है यहां पर हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में हम जानते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई एनर्जी रेडिएशंस कॉजेस, क्या कॉज करते हैं ये, दीज कॉजेस म्यूटेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि सम म्यूटेशंस कॉजेस द ड्रास्टिक ग्रोथ ऑफ सेल्स, ड्रास्टिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, बट some electromagnetic radiations keep the bacteria in bacteriostatic condition। बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा इसमें, एग्जाम्पल यूवी रेज फॉर्म्स थायमीन, डाइमर,
causes mutation। म्यूटेशन कॉज करेगा, ये इसको बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन में रखेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये परमानेंट है? नहीं। अगर इस बैक्टीरिया में थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन हुआ है और कुछ समय के लिए ये बैक्टीरिया स्टेबलाइज हो गया है तो ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए। यही कारण है कि लैमिनार में काम करने से पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी वाइपिंग कर लेते हैं, ठीक से साफ कर लेते हैं। उसके बाद उसमें 20 मिनट के लिए यूवी लाइट ऑन कर दी जाती है। आप उसको काम करते हैं 4 to 6 आवर्स काम करने के बाद, यानी कि उस समय पे जब आप काम कर रहे होते हैं उस समय फ्लोरेसेंट लाइट जल रही होती है। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया फ्लोरेसेंट लाइट में फिर से रिवाइव होने लगता है, इसके थायमिन बॉन्ड डाइमर बॉन्ड टूटने लगते हैं, ये बैक्टीरिया फिर से एक्टिवेट होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या है, सजेस्ट किया जाता है कि हर 6 to 8 आवर्स के बीच में जब शिफ्ट चेंज हो तो उस समय पे लैमिनार एयरफ्लो फिर से वाइप किया जाए, फिर से साफ किया जाए और साफ करने के बाद फिर से उसमें 20 मिनट के लिए यूवी ऑन करके छोड़ी जाए, ताकि जो ये एक्टिवेटेड बैक्टीरिया हैं ये फिर से स्टेबलाइज किए जा सके, ये फिर से बैक्टीरियोस्टैटिक कंडीशन में डाले जा सके। समझ में आया? तो दिस इज द टेम्परेरी मेथड। चलिए अब हम आपको बता दें एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि अगर कोई भी स्टोर रूम है, मान लिया रूम आपको मिला, उस रूम को स्टरलाइज करना है, तो उस रूम को स्टरलाइज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसमें मोपिंग करा लोगे, साफ करा लोगे पूरी तरीके से, झाड़ू फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आप कमरे की सफाई कर लोगे। उसके बाद उसकी फर्श की मोपिंग करा लोगे बाय डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट से उसको साफ करा लोगे, क्लीन करा लोगे। इफ रिक्वायर्ड वाइप वॉशिंग भी करवा लोगे। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं हम, एंटी फंगल एजेंट्स भी डाल सकते हो। वाइट वॉशिंग करा लोगे, एंटी फंगल एजेंट्स डालने के बाद फिर क्या है भाई, अब स्पेस का जो बैक्टीरिया वो कैसे जाएगा, उसके लिए हम थर्ड मेथड यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। Fumigation is the example of chemical method। अब इस केमिकल मेथड में क्या है, एक पेट्री डिश में हम यहां पर KMnO4 लेते हैं, मीन्स 5 ग्राम KMnO4 ले लिया। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, ये फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन क्या काम करेगा, इसको करीब 5 to 10 ml। नाउ इट विल रिलीजेस fumes of ozone, इससे रिलीज होगी क्या, fumes of ozone, and this ozone disrupts bacterial cell wall and kills the bacteria। समझ में आया? तो यहाँ पे जो फ्यूमिगेशन का मेथड है ये हम किसी भी स्पेस को स्टरलाइज कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन इज मेथड फॉर space sterilization। This is the method of space sterilization। समझ में आया? Now next one is
चेकिंग ऑफ कंटामिनेशन। किसी भी स्पेस में, पर्टिकुलर स्पेस में आप कैसे पता करोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं है, या आफ्टर बिफोर फ्यूमिगेशन क्या कंटामिनेशन का चांस रेट था, आफ्टर फ्यूमिगेशन क्या रेट है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मान लिया हमारे पास एक रूम है, ये रूम मान लिया हमारा 10 बाय 10 बाय 10 मीटर का है, मीन्स 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर का है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कंटामिनेशन चेक करने के लिए पीडीए मीडिया बनाते हैं। इस मीडिया को हम ऑटोक्लेव करके पोर करते हैं, पोर इन, पोर एंड प्रिपेयर पेट्री डिशेस इन लैमिना। इसको बना दिया हमने। बनाने के बाद क्या करना होता है बेटा, इन प्लेट्स को 1 मिनट के लिए ओपन करके छोड़ते हैं। नियर अबाउट 5 प्लेट्स हमने ली, इन 5 प्लेट्स को हमने उस स्पेस में रख दिया। 1 मिनट के एक्सपोजर के बाद इन प्लेट्स को हमने कवर कर दिया, इससे वेंटिलेट से पूरी तरीके से कवर करने के बाद नाउ these plates incubated in incubator at 37 degree centigrade for 24 आवर्स। जब हमने ग्लो कराया, अब मान लिया यहाँ पे क्या है क्या, एक कल्चर प्लेट में हमको मान लिया एवरेज 5 कॉलोनीज मिल रही हैं। एवरेज एक कल्चर प्लेट में 5 कॉलोनीज मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये 5 कॉलोनीज कितना एरिया इसमें से कवर कर रही हैं, इसका मतलब है कि 200 क्यूबिक मीटर एक प्लेट पे आए, यानी कि 200 क्यूबिक मीटर हैज 5 कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक क्यूबिक मीटर में कितने कॉलोनीज कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? अब बिफोर फ्यूमिगेशन है, आफ्टर फ्यूमिगेशन आप सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लोगे। कंटामिनेशन का रेट कम हो गया, इसका मतलब है कि आपने जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर फॉलो किया है दैट इज गुड एनफ। फिर उसके बाद अगर फिर भी रेट ऑफ कंटामिनेशन ज्यादा है देन यू विल प्रोसीड अनदर फ्यूमिगेशन। समझ में आया? डन। इस तरीके से हम किसी भी स्पेस को स्टरलाइज कर सकते हैं, किसी भी स्पेस को चेक कर सकते हैं, किसी भी स्पेस का कंटामिनेशन जान सकते हैं। तो दिस इज द वेरी गुड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेरे ख्याल से आप आराम से पढ़िएगा, अच्छा लगे मुझे बताइएगा। वी विल शेयर दिस वीडियो ऑन YouTube चैनल आल्सो, so you can find easily this video. And if anybody of you is interested to join us for the training, for the demonstration purposes, we will provide you certificates of the training, dissertation of the training, and will help you in each and every aspects of biotechnological life, we can say. तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया आपको, मैं अवधेश मिश्रा, इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज योर इंस्टीट्यूट which is already
dedicated towards your biotechnological life. Our contact number is 9453162978 and this is also WhatsApp number. You can proceed for this WhatsApp number and 8876271775. Now ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें, हम आगे उसमें सुधार करने की जरूरत करेंगे, जो समझेंगे करेंगे और आगे आप सभी प्रोसीड करेंगे। हैव ए गुड लक, बाय बाय।